नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त सुभाष मौर्य। आज का हमारा चैप्टर है फाइलिंग स्टेटस। मैं चाहता तो इस सब पूरे चैप्टर को एक ही पार्ट में ख़त्म कर देता, लेकिन फिर ये बहुत लेंदी हो जाता और पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होती। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये वाला पार्ट कहाँ है, पार्ट मिसिंग होते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा था। अगर हर कॉन्सेप्ट का अलग अलग वीडियो बना दिया जाए तो ये मेरे ख्याल से सबसे बेटर तरीका होता है पढ़ाने का। इसलिए मैं इस वाले चैप्टर में हर पार्ट का या फिर हर सेक्शन का मैं अलग अलग पार्ट में लेकर आऊँगा। तो चलो समझते हैं कि फाइलिंग स्टेटस है क्या। वाई फाइलिंग स्टेटस इज़ द फर्स्ट बिग डिसीजन। सबसे बड़ा डिसीजन क्यों है हमारा? आईआरएस क्या सोचता है इस बारे में? तो आईआरएस के लिए फाइलिंग स्टेटस मतलब क्या है? लीगल पोजीशन। किसी भी टैक्स पेयर का लीगल पोजीशन क्या है। इसमें डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि गलत फाइलिंग स्टेटस में क्या हो जाता है, अगर गलत टैक्स कैलकुलेशन होता है, रॉन्ग स्टैंडर्ड डिडक्शन कैलकुलेट होते हैं, क्रेडिट डिसअलाउ होते हैं, ऑडिट रिस्क प्रिपेयर पेनल्टी। तो आईआरएस का माइंडसेट क्या है? इनकम बाद में आता है, पहले देखो टैक्स पेयर का स्टेटस क्या है। सबसे पहली बात है कि वो सिंगल है, कि वो शादीशुदा है, कि अभी वो शादी हुई तो अपने स्पाउस के साथ में है, कि वो अलग है। अच्छा, वो विधवा तो नहीं है, सॉरी उसके बोलते हैं विडो तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे सारे स्टेटस डिस्कस करूँगा। तो आईआरएस का माइंडसेट क्या है? इनकम बाद में आती है, पहले देखो कि टैक्स पेयर का स्टेटस क्या है। फाइलिंग स्टेटस क्या करता है? फाइलिंग स्टेटस करता है क्या, ये देखो, ये डिसाइड करता है टैक्स स्लैब और टैक्स रेट। बिल्कुल, हेड ऑफ हाउस होल्ड का अलग होगा, सिंगल का अलग होगा, एमएफजे का अलग होगा, एमएफएस का अलग होगा, क्यूएसएस का अलग होगा। ये सारे स्टेटस में आगे आपसे डिस्कस करूँगा। हर एक स्टेटस का अलग अलग पार्ट है, इसलिए मैं भी आपको बस ये इंट्रो वीडियो है। टैक्स स्लैब और टैक्स रेट डिसाइड होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट भी हमारा पता चलता है। क्रेडिट हमें क्या क्या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये हमें पता होता है, कि सीटीसी, ईआईसी, एओटीसी ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फाइलिंग में रिक्वायरमेंट क्या क्या है, पेनल्टी एक्सपोजर क्या है, रिफंड या बैलेंस ड्यू के बारे में पता चलता है। इसलिए फाइलिंग स्टेटस सबसे पहले आता है कि हाँ, इसको जानो पहले। तो इसलिए आईआरएस एग्ज़ाम में फाइलिंग स्टेटस फाउंडेशन टॉपिक है, बिल्कुल है। आईआरएस के अकॉर्डिंग फाइलिंग स्टेटस की डिफिनीशन क्या है? फाइलिंग स्टेटस बराबर टैक्स पेयर की मैरिटल यानी शादीशुदा ज़िंदगी, फैमिली सपोर्ट सिचुएशन एज ऑन दिसंबर 31 ऑफ द टैक्स ईयर। 31 दिसंबर रात 12 बजे तक उस टैक्स पेयर का स्टेटस क्या है, उसकी शादी की स्टेटस क्या है, फैमिली में कौन है कौन नहीं है, सपोर्ट सिचुएशन क्या है, ये इसका लास्ट डेट समझना है 31 ऑफ द टैक्स ईयर। तो एग्ज़ाम का गोल्ड रूल ये समझो 31 दिसंबर वाला, जो स्टेटस 31 दिसंबर को है वही पूरे साल का स्टेटस माना जाता है। अब मान लो आपका 25 दिसंबर को आपका स्पाउस एक्सपायर हो गया, तो उस साल वो आपका स्टेटस माना जाएगा, चेंज नहीं होगा। अब मान लीजिए 25 या फिर 15 जनवरी को आपका स्पाउस एक्सपायर हो गया या फिर आपका डाइवोर्स हो गया, तो पूरे साल जाएगा। आप ये मत देखो कभी 11 महीने 15 दिन बचे हैं, 11 मंथ 15 डेज अभी हैं, तो ये मत सोचना कि नहीं अब अलग स्टेटस हमारा हो जाएगा, उस साल तो आपका जाएगा। ये पूरा एक एक साल का कैलकुलेट करते हैं, एक एक दिन मतलब लास्ट डे तक ये लोग कैलकुलेट करते हैं। आईआरएस का एकदम सिंपल रूल, बहुत ही सिंपल है, बस आपको 31 दिसंबर से कैलकुलेट करना है। तो चाहे जनवरी में शादी आपकी हुई हो, नवंबर में डाइवोर्स हो, दिसंबर 30 को स्पाउस मरा हो, तब भी 31 दिसंबर फाइनल है। ये बीच वाला सीन आपका नहीं माना जाएगा, पूरे साल लिया जाएगा ये। तो अगर इसको टैक्स मैनेजर की तरीके देखो, मान लो आप काम कर रहे हैं, आप एक इनरोल्ड एजेंट हैं और टैक्स मैनेजर बन गए, उस माइंडसेट से अगर सोचो तो ये क्या जाएगा, तब देखो। यही याद रखना है टैक्स मैनेजर का ब्रेन मॉडल। टैक्स मैनेजर कभी नहीं पूछेगा आपसे कि तुम कैसे फील कर रहे हो। टैक्स मैनेजर हमेशा पूछता है आईआरएस के रूल्स के हिसाब से तुम क्या हो, आपका फाइलिंग स्टेटस क्या है। तो फाइलिंग स्टेटस 3 कोर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसको दिमाग में रखो, बहुत ही सिंपल।
MRS मैरिटल स्टेटस, रेसिडेंसी एंड हाउस होल्ड, सपोर्ट मनी एंड एक्सपेंसेस। इन 3 के बिना फाइलिंग स्टेटस डिसाइड ही नहीं हो सकता। तो ध्यान देना, शादीशुदा है कि नहीं है, अभी वो साथ में रह रहा कि नहीं रह रहा है, रेसिडेंसी एंड हाउस होल्ड क्या है, वो अभी अपने जहाँ उसका रेसिडेंशियल स्टेटस है, मतलब कि बीवी बच्चों का जो एक साथ वाला घर है, पैतृक घर, उसके साथ रह रहा है, फिर अलग रह रहा है। सपोर्ट कितना दे रहा है, 50% से ज़्यादा दे रहा है। ये हेड ऑफ़ हाउस होल्ड वाला जब कैलकुलेशन होगा वहाँ पर ये बहुत काम आता है हेड ऑफ़ हाउस होल्ड में, इसलिए ये तीनों यहाँ पर साथ में लेकर चल रहे हैं। तो कॉमन कन्फ्यूजन क्या है इसमें, एग्ज़ाम इसको बहुत ध्यान से देखता है एग्ज़ाम में। तो लिविंग टुगेदर, इसका मतलब ये नहीं कि आप मैरिड हैं। चाइल्ड होना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेड ऑफ़ हाउस होल्ड क्लेम कर देंगे, ये नहीं कि आपके चाइल्ड हैं तब आपको मिल जाएगा। पता चले आप भी क्लेम कर दो और आपका स्पाउस भी क्लेम कर दे, तो ये नहीं होगा। एक ही लोग तो क्लेम कर पाओगे ना, जिसका वो क्वालिफाई करेगा हेड डिपेंडेंट के लिए। उसका भी डिपेंडेंट वाले टेस्ट हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो आपने सिंगल वर्बली बोल दिया तो सिंगल फाइलिंग नहीं कर सकते, उसकी भी कंडीशन है। ये मैं सिंगल वाले पार्ट में पढ़ाऊँगा कि सिंगल की क्या क्या कंडीशन है। सेपरेट रहने का मतलब ये नहीं कि आप मैरिटल फाइलिंग सेपरेटली आप फाइल कर देंगे। पैसा देना का ये मतलब नहीं कि आप क्वालिफाई पर्सन हो गए, उसका भी एक थ्रेशोल्ड है कि हाँ 50% से ज़्यादा आपको देना है। आईआरएस सिर्फ डॉक्यूमेंट और टेस्ट मानता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको ध्यान में रख लेना कि आईआरएस आपका वर्बली नहीं मानता। यह मैं आपको पहले ही चैप्टर में बोला था कि वर्बली रिलाई नहीं करना है, हमेशा डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाना है, वर्बली तो मानना ही नहीं है। अगर वर्बली मानने लगो फिर आपकी ज़रूरत ही क्या है। जो टैक्स पेयर बोले वही आईआरएस मान ले और किसी साइबर कैफ़े में जाकर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करा ले, जो ज़्यादातर लोग करने का ट्राई करते हैं, लेकिन इसमें तो दिक्कतें हैं ना। तो फाउंडेशन टेस्ट क्या क्या है, आगे के पार्ट्स का बेस है ये। हर फाइलिंग स्टेटस इन चीज़ों पर बेस्ड होता है, जैसे लीगल मैरिज स्टेटस। अब लीगल होना चाहिए, आपने बस वर्बली बोल दिया ये नहीं माना जाएगा, लीगली वो प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट में दिखना चाहिए। पहला रूल यही कि ड्यू डिलिजेंस में मैंने पढ़ा था कि हाँ वर्बली नहीं आपको रिलाई करना है, वर्बल वाला नहीं मानना है, हमेशा डॉक्यूमेंट वाला मानना है, डॉक्यूमेंट वाला आपको मानना है। ये मैंने आपको ड्यू डिलिजेंस में पढ़ाया था, इसलिए मैं एक भी पार्ट छोड़ नहीं रहा हूँ उसमें। वो भी टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो कोचिंग वाले नहीं करते हैं, जो बुक्स में है, लेकिन इतना डिटेल में कोई जाता नहीं है। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं एक एक चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ। तो हर फाइलिंग स्टेटस इन चीज़ों पर बेस्ड होता है। नंबर 1 लीगल मैरिज स्टेटस, ये लीगल वर्ड ध्यान देना, लीगल होना चाहिए। डेट ऑफ डेथ एंड डाइवोर्स, वो 31 दिसंबर वाला रूल लगता है ना, उसके लिए आपको ये डेट ऑफ डेथ एंड डाइवोर्स वाला सीन याद रखना है। एंड चाइल्ड रेसिडेंसी डेज, ये भी देखना है आपको। जब आप हेड ऑफ हाउस होल्ड क्लेम करेंगे तब आपका ये 183 डेज चेक करेंगे, वो 6 मंथ यानी 183 डेज कैलकुलेट होगा। हाउस होल्ड एक्सपेंस 50%, हाँ अब आपने एक्सपेंस पे किया लेकिन आपने 45% ही किया, 49% भी करेंगे तब भी आप डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर पाएंगे, आपको 50% क्रॉस करना होगा। 50% के इक्विवेलेंट हो या फिर से ज़्यादा हो, इक्विवेलेंट हो या फिर ज़्यादा हो, ये नहीं कि आप 50 हैं तब भी नहीं माना जाएगा उस केस में। अगला हमारा क्या है, सपोर्ट प्रोवाइडेड, आपने सपोर्ट प्रोवाइड किया नहीं किया, ये भी देखेंगे। क्वालिफाइंग पर्सन डिफिनीशन, ये आगे पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आगे के पार्ट्स में डीप जाएंगी, लेकिन फाउंडेशन यहीं हम लोग बनाकर चलेंगे। तो रियल टैक्स सिनारियो समझिए, रियल टैक्स ऑफिस सिनारियो का क्या है। क्लाइंट बोलता है मैं सिंगल हूँ, तो टैक्स मैनेजर पूछता है कि 31 दिसंबर को लीगली मैरिड हो कि नहीं है, किसी के साथ रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो, घर का खर्चा कौन देता है, आप देते हैं फिर आपकी वाइफ देती है, कोई डिपेंडेंट है कि नहीं है। बोलने से होगा नहीं, आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा। आंसर के बेस पर स्टेटस डिसाइड होता है, क्लाइंट के बोलने पर नहीं। अब इसमें आप फंस गए, फिर मैंने बोला कि वर्बली नहीं, सब कुछ डॉक्यूमेंट बेस पे चलेगा। इस पार्ट में अगर आप पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल, तो वर्बली तो कुछ मानना ही नहीं, सब कुछ डॉक्यूमेंट बेस पे चलेगा, इसलिए सिर्फ। तो फाइलिंग स्टेटस इज़ नॉट व्हाट टैक्स पेयर सेज, इट इज़ व्हाट आईआरएस रूल्स प्रूफ। तो
उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट 1 समझ में आया होगा, आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा फाइलिंग स्टेटस का। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं पार्ट 2 में। वहाँ हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। और आप अगर इनरोल्ड एजेंट पार्ट 1 इंडिविजुअल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट हर रोज़ मिलेगा। हर रोज़ आपको 2 से 3 वीडियो मिलेंगे। हर चैप्टर में आपको 300 से 400 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, और वो क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि रैंडम, वो IRS गाइडलाइन के हिसाब से होंगे। IRS के हिसाब से होंगे, वो 3 टाइम टफ भी होंगे इनसे। अगर आपने इन क्वेश्चन पर मास्टरी कर ली तब आपका एग्ज़ाम कहीं जाने वाला नहीं है। आप रियल जॉब करेंगे, वहाँ भी अपना एक फोड़ के आएंगे, अपना ऐसी परफॉर्मेंस होंगे कि हाँ लोग आपको प्रेज़ करेंगे। तो इसलिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।